Jai Hind everyone, and today we will discuss our most important topic of our polity subject is the directive principle of the state policies. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डीपीएसपी की, जो हमारे ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में मेंशन है। अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूं तो आर्टिकल 36 टू 51 में डीपीएसपी का वर्णन आपको देखने को मिलता है, जिसको हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी बोलते हैं। आज इस वीडियो में आपके वेरियस जो डाउट्स हैं डीपीएसपी को लेके वो सारे क्लियर हो जाएंगे कि कैसे ये फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। फंडामेंटल राइट्स अगर सामने आते हैं और डीपीएसपी सामने आते हैं तो दोनों में से कौन सा सुपीरियर है, डीपीएसपी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, क्यों ये इन्फोर्सेबल नेचर के नहीं है, और फर्दर हमारे एग्जाम के लिए ये चीज कैसे इंपॉर्टेंट है, हम पेपर 2 में इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, और कुछ पीवाईक्यूज भी हम देखेंगे। मैं ये अश्योरिटी दिलाता हूं कि इस लेक्चर के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा डीपीएसपी को लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज। आपने बेसिकली फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे, नहीं तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूं कि आई सपोज कि आपने फंडामेंटल राइट्स नहीं पढ़ा है अभी तक। इंडिया रन होता है हमारी एक लॉ डॉक्यूमेंट से, जिसको हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, और उसमें टोटल 22 पार्ट्स हैं। उसके पार्ट 3 में मेंशन है फंडामेंटल राइट्स, जो भी इंडिविजुअल को फ्रीडम देता है, कुछ राइट्स प्रोवाइड करवाता है अपनी लाइवलीहुड रन करने के लिए या अपना जीवन जीने के लिए। वहीं डीपीएसपी डायरेक्टिव्स हैं या ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को प्रोवाइड करवाता है, ताकि वो कुछ राइट्स हम इंडिविजुअल को प्रोवाइड करवा सके, इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड करवा सके। कोई भी कंट्री दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक स्टेट अगर हम पॉलिटिकल टर्म्स में बात करें, और दूसरा सिटीजन। स्टेट की डेफिनेशन काफी ब्रॉड है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। यहां हम बात नहीं कर रहे हैं कि हरियाणा, पंजाब, आंध्रा या किसी और स्टेट की। स्टेट एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के आर्टिकल 12 में मेंशन है, और मीनवाइल आर्टिकल 13(6) में मेंशन है कि व्हाट इज द स्टेट। स्टेट की मैं बात कर रहा हूं जिसके पास खुद की डिसीजन मेकिंग पावर है, उसको हम स्टेट कहेंगे। इसमें एग्जांपल आएंगे आपका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज, या कोई भी ऐसी अथॉरिटीज जो इंडिया के इनसाइड हैं या आउटसाइड इंडिया हैं बट इंडिया के कंट्रोल में हैं। तो इसमें सीबीआई, जुडिशरी, आर्मी, ये सब आपका स्टेट का पार्ट है। और सिटीजन्स कौन सा है? सिटीजन है हम, जो आम नागरिक। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं, उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो इन चीजों का ध्यान में रखा कि हमें कुछ पावर लोगों को देनी चाहिए और कुछ पावर स्टेट को देनी चाहिए। लोगों को पावर क्यों देनी चाहिए? क्योंकि हमारा प्रियम्बल भी यही बोलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिनसे पावर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पावर का सोर्स क्या है? लोग हैं। और स्टेट आर्बिट्रेरी नेचर का ना हो जाए, इसलिए दोनों में बैलेंस बनाना है। तो जो राइट्स सिटीजन की लाइफ के लिए फंडामेंटल है, जैसे हम बात करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स की, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, किसी भी चीज के लिए ये पार्टिकल्स फंडामेंटल नेचर के हैं, इनसे मिलके कोई भी चीज बनी है। ऐसे ही लाइफ के लिए जो राइट्स बिल्कुल फंडामेंटल हैं, उनको कहा गया फंडामेंटल राइट्स, और वो मेंशन किए गए हमारे पार्ट 3 में। लेकिन कुछ ऐसे राइट्स या कुछ ऐसे डायरेक्टिव्स जो स्टेट को दिए जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, कि वो एक्ट बना के या पॉलिसी बना के इन डायरेक्टिव्स को ध्यान में रखे, उन्हें बोला जाता है डीपीएसपी, जो कि मेंशन किए गए हैं पार्ट 4 में आर्टिकल 36 टू 51। आज हमें वही आर्टिकल्स को डिटेल में डिस्कस करना है। अगर हम बात करें कि एक ये कन्फ्लिक्ट चलता रहता है आपस में कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में, क्या फंडामेंटल राइट्स ए काइंड ऑफ डायरेक्टिव्स हैं या क्या डीपीएसपी ए काइंड ऑफ राइट्स हैं? तो आज हम देखेंगे, हाँ हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स तो हैं ही, एक काइंड ऑफ डायरेक्टिव्स हैं। कैसे डायरेक्टिव हैं? कि स्टेट को यह कहा गया है कि आपको ये नहीं करना है, मींस अगर मैं बात करूं, और या स्टेट को यह कहा गया है कि आपको ये प्रोवाइड करवाना है। आर्टिकल 14 में क्या मेंशन है? राइट टू इक्वलिटी। स्टेट को यह कहा गया है कि आपको इक्वलिटी प्रोवाइड करवानी है, मींस डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। आर्टिकल 14, 15, 16 यही बोलता है ना कि आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है लोगों में। तो ये डायरेक्टिव्स है टू द स्टेट, और ये राइट है टू द इंडिविजुअल और टू द सिटीजन ऑफ द इंडिया। ऐसे ही डीपीएसपी की अगर बात करें तो ये डायरेक्टिव्स है टू द स्टेट कि आप सिटीजन्स को उनके राइट्स प्रोवाइड करवाएं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये इमीडिएट
नेचर के हैं कि इमीडिएटली आपको ये राइट्स प्रोवाइड करवा दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, और ये फ्यूचर राइट्स हैं, हमें फ्यूचर में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। हमारे जो गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट है या मीन्स पॉलिसी मेकिंग के थ्रू भी हो सकते हैं। जैसे मनरेगा, एक को इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मनरेगा जो एक्ट बना या मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो बना, वो डीपीएसपी से हमें इंस्पिरेशन मिलती है, हमें वो राइट्स डीपीएसपी से मिलते हैं। तो ये फ्यूचर राइट्स हैं, दीज आर द फ्यूचर राइट्स। अब बात करते हैं कि ये राइट्स किस नेचर के हैं। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल टोटल अगर राइट्स को डिवाइड किया जाए, टोटल 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं कि हमारे पास सिविल राइट होता है, पॉलिटिकल राइट होता है, सोशल राइट्स होते हैं और इकोनॉमिकल राइट्स होते हैं। अगर सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स का नेचर है सिविल और पॉलिटिकल राइट्स। लेकिन अगर सोशल और इकोनॉमिकल राइट्स की बात करें तो हमारे डीपीएसपी हैं सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट्स। इकोनॉमिकल राइट्स कैसे? कि हमें रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाना है, किसके आधार पे? एसटी या एससी या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को अपग्रेड करने के लिए। ये हमारे वेरियस प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं, जिसको हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे कि सोशलिज्म बेस पे है, गांधीयन प्रिंसिपल बेस पे है, लिबरल प्रिंसिपल बेस पे है। मीनवाइल यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें लागू करवाना है, ये सोशल नेचर का है, सोसाइटी की नीड है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि फंडामेंटल राइट्स आर द पॉलिटिकल इन नेचर या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। और अगर नेचर पूछा जाए डीपीएसपी का, तो आपको बोलना है सोशो इकोनॉमिकल इन नेचर। तो ये हमने डिस्कस किया कि ये डीपीएसपी किस नेचर का है। अब आपके एग्जाम में कुछ फैक्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। सबसे पहला फैक्ट किस पार्ट में मेंशन है? पार्ट 4। हाल ही में मैंने आपको बताया कि टोटल 22 पार्ट्स हैं, उसमें पार्ट 3 में मेंशन है फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 में मेंशन है डीपीएसपी। आर्टिकल्स कौन से आर्टिकल 36 to 51, एक एक आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये इन डीपीएसपी को हम बोल सकते हैं दीज आर वेरी फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री के गवर्नेंस में इनका रोल फंडामेंटल है। मींस जब कभी भी स्टेट को कोई लॉ बनाना है या लोगों को राइट्स प्रोवाइड करवाने हैं या कोई पॉलिसी बनानी है, तो इन आर्टिकल्स में जो चीजें मेंशन है या जो मुद्दे मेंशन है उनको ध्यान में रखते हुए बनाना है। अभी डिटेल में आर्टिकल वाइज हम डिस्कस करेंगे। इवन जो बी आर अम्बेडकर साहब हैं, उन्होंने इन डीपीएसपी को बोला है दीज आर द नोवेल फीचर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो जी ऑस्टिन साहब हैं, ग्रेनविल ऑस्टिन, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, ऑप्शंस में मिलेंगे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी या फंडामेंटल ड्यूटीज। तो कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फंडामेंटल राइट्स प्लस डीपीएसपी दोनों को मिला के कहा जाता है। मीनवाइल अगर आपसे पूछा जाए कि इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये वर्ड मेंशन था आपका, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आपने पढ़ा होगा कि मोस्टली हमने चीजें या तो किसी और कंट्री से ली हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है। तो उसमें पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस थी कि स्टेट को किन चीजों को ध्यान में रखना है। तो ऐसे ही डीपीएसपी भी एक तरीके के डायरेक्टिव्स हैं कि स्टेट को किन चीजों को ध्यान में रखना है जब वो स्टेट पॉलिसी बनाए। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा डीपीएसपी। अब बात करते हैं कि हमने डीपीएसपी लिया कहां से है। डीपीएसपी हमने लिया है आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। ऑफ कोर्स हमने मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी किया है बाहर की कंट्रीज से, और आयरलैंड ने कहां से लिया है? स्पेन से। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको ध्यान में रखने थे कि बी आर अम्बेडकर साहब ने क्या कहा है डीपीएसपी के बारे में, ग्रेनवेल ऑस्टिन ने क्या कहा है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसे कहा जाता है, डीपीएसपी किस पार्ट में मेंशन है,
और कौन से आर्टिकल्स हैं जो डीपीएसपी का पार्ट है। अब बात करते हैं स्टेट की, हमने डेफिनेशन देख ली। आर्टिकल 36, आर्टिकल 36 बोलता है दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 12 भी यही बोलता है, और आर्टिकल 36 बोलता है स्टेट की वो डेफिनेशन है जो आर्टिकल 12 में मेंशन है। और आर्टिकल 12 में क्या मेंशन है, मैंने अभी आपको बताया कि जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, मींस आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि क्या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया स्टेट का पार्ट है? यस, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया स्टेट का पार्ट है। क्या स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट का पार्ट है? यस, स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट का पार्ट है। यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, कोई भी इनसाइड द इंडिया, आउटसाइड द इंडिया जिस पे इंडिया का कंट्रोल है, वो सारा स्टेट का पार्ट है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सीबीआई हो, एनआईए हो, आर्मी हो, सीएपीएफ हो, वो सब स्टेट का पार्ट है, सब स्टेट की डेफिनेशन में आएगा। और साथ ही हम डिस्कस कर लेते हैं वेलफेयर स्टेट वर्सेस पुलिस स्टेट। अब स्टेट का मतलब आपको पता लग गया। वेलफेयर स्टेट, डीपीएसपी उन चीजों को प्रमोट करता है जो किसी स्टेट के वेलफेयर के लिए नेसेसरी हो। मींस ये कभी भी स्टेट को आर्बिट्रेरी पावर नहीं देता है। आर्बिट्रेरी पावर मींस अगर स्टेट मन चाहा कुछ भी उसके मन में आए वो चीज करे तो पुलिस स्टेट कहलाएगा। अगर कोई ऐसे एक्शंस ले जो लोगों के वेलफेयर को प्रमोट करे, लोग कम्युनिटी के वेलफेयर को प्रमोट करे, तो उसको वेलफेयर स्टेट कहा जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रमोटिंग द वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट, ऑप्शन में मिलेंगे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, नन ऑफ द अबव। आंसर विल बी डीपीएसपी। ठीक है, अब आर्टिकल 37 की बात करते हैं कि व्हाट इज इन द आर्टिकल 37। यहां से वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आपको और ब्रॉड होगा। मीनवाइल मैं आपको बता दूं, फंडामेंटल राइट्स आपके इंडिविजुअल के वेलफेयर को प्रमोट करते हैं, जबकि डीपीएसपी आपके वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटीज को प्रमोट करते हैं। यही आर्टिकल 37 में बोलता है। आर्टिकल 37 बोलता है कि स्टेट को जब भी पॉलिसी बनाए या कोई भी लॉ बनाए, इन डायरेक्टिव्स को, मींस डीपीएसपी में जो मेंशन है, इन डायरेक्टिव्स को या इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना है, बट these directives or principles are not enforceable. Not enforceable. What does it mean? Fundamental right are the justiciable right, but DPSP are the non-justiciable right or non-enforceable in the nature. What does it mean? It means कि जब आपको वो राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें, जब वो राइट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, तो यू कैन गो इन द सुप्रीम कोर्ट or the high court, means you can go to the judiciary, और आप बोल सकते हैं कि मेरे राइट्स का वायलेशन हो रहा है या मेरे राइट्स कर्टेल किए जा रहे हैं, और जुडिशरी उस पर एक्शन लेगी। लेकिन डीपीएसपी में आप जाके ये नहीं बोल सकते जुडिशरी को कि मुझे ये, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट्स मेंशन है आर्टिकल 36 to 51, और मुझे ये राइट्स दिए नहीं जा रहे स्टेट के द्वारा। अभी कोई जाके कोर्ट में ये नहीं बोल सकता कि इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं है, लागू होना चाहिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि नॉन इन्फोर्सेबल है यूसीसी, और यूसीसी हमारा एक डीपीएसपी है। आर्टिकल 44 हम अभी पढ़ेंगे। आई होप कि आपको आर्टिकल 37 समझ में आया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इनकी क्लासिफिकेशन नहीं मेंशन है या इनको क्लासिफाई नहीं किया गया है हमारे डीपीएसपीज को। इनके आर्टिकल्स के नेचर के बेस पे हम लोगों ने इनको क्लासिफाई किया है कि कुछ आर्टिकल्स सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं, कुछ आर्टिकल्स गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं, और कुछ लिबरल प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं। तो हमें उन आर्टिकल्स का नंबर भी याद होने चाहिए, उन आर्टिकल्स में क्या मेंशन है ये भी याद होना चाहिए। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल की बात करते हैं कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल का मतलब क्या है। सोशलिज्म वर्ड निकल के आया रशिया से। इंडिया इन चीज़ों में काफ़ी फॉलो कर रहा था रशिया को, और रशिया में सोशलिज्म की लहर दौड़ रही थी। सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को हमने वहाँ से कॉपी किया और वेरियस आर्टिकल्स में उस चीज़ को मेंशन किया, और अभी डिटेल में हम उन आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। गांधीयन प्रिंसिपल वो हैं कि गांधी जी की क्या आइडियोलॉजी थी, वो क्या चेंजेस हमारी कंट्री में चाहते थे,
और किन चीज़ों को प्रमोट करना चाहते थे, उन चीज़ों को बोला जाता है गांधीयन प्रिंसिपल। फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हमारे इंडिया को वर्ल्ड के पैरेलल चलना है, लिबरल रहना है अपनी अप्रोच में। उन आर्टिकल्स को हमने लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स का नाम दिया। डिटेल में डिस्कस करते हैं। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, आर्टिकल 36 एंड 37 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आर्टिकल 38 बोलता है कि हमें प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, दिस आर द कीवर्ड। मतलब आर्टिकल की जो आपकी लैंग्वेज है वो काफ़ी हार्ड रहेगी इन द बुक्स। हमने यहाँ पे कीवर्ड मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा कि इन कीवर्ड पे आप अगर इन कीवर्ड को ध्यान में रख लेते हैं आपका क्वेश्चन हो जाएगा। लास्ट में पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे तो आप खुद ही आंसर देंगे उसके बेसिस पे। लोगों के वेलफेयर को प्रमोट करना है, आर्टिकल 38 बोलता है। और जो इनइक्वालिटीज है इनकम के बेस पे उसको मिनिमाइज करना है या एलिमिनेट करना है, स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज के नेचर में। ये 38 में 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 जो लोगों के वेलफेयर को प्रमोट करने की बात करता है और दूसरा इनइक्वालिटी को मिनिमाइज और एलिमिनेट करने की बात करता है। जो आर्टिकल 38 में पार्ट 2 है ये पहले मेंशन नहीं था, ये अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। अमेंडमेंट अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज किया जाए तो उसको हम अमेंडमेंट बोलते हैं और ये 44th अमेंडमेंट से जोड़ा गया। तो क्या डीपीएसपी को कभी अमेंड किया गया है? हाँ किया गया है, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। 42nd अमेंडमेंट से 3 डीपीएसपी ऐड किए गए थे और एक डीपीएसपी हमारा 44th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था और एक में चेंज किया गया था 86th अमेंडमेंट से। अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं उसको। आर्टिकल 39 क्या बोलता है? 39 के टोटल 6 पार्ट है इसमें। लाइवलीहुड फॉर ऑल, लोगों को लाइवलीहुड मिले ऐसे एफर्ट्स करने हैं स्टेट को। दूसरा, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके सभी लोगों में, जब स्टेट के जो टोटल रिसोर्सेज हैं। और इसी के बेसिस पे वेरियस एक्ट्स भी बनते हैं कि इनइक्वालिटी कम की जाए। जब लैंड लोगों से ली जा रही थी और गरीबों में बांटी जा रही थी, वो एक्ट को पावर कहाँ से मिली? आर्टिकल 38 से। रिसोर्सेज को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, ये पावर कहाँ से आती है? आर्टिकल 39 के पार्ट 2 से। ऐसे एफर्ट्स करने हैं, ऐसी पॉलिसीज बनानी है कि जो वेल्थ है वो कुछ ही लोगों में कंसंट्रेट होकर ना रह जाए। प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ। इक्वल पे टू मैन एंड वुमेन, हम नॉर्मली गाइडलाइंस बोलते हैं, पर्टिकुलर एक्ट बनाते हैं कि मैन और वुमेन की सैलरी सेम काम के लिए सेम सैलरी होनी चाहिए। और इसी के लिए एक्ट भी हमारा निकल के आता है, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। अब देखेंगे वेरियस एक्ट्स को। इन एक्ट्स को पावर कहां से मिलती है? डीपीएसपी से मिलती है। नेक्स्ट है हेल्थ ऑफ द वर्कर्स एंड चिल्ड्रन नॉट अब्यूज्ड, और चिल्ड्रन और वर्कर्स की हेल्थ पे फोकस करना है। वर्कर्स को ध्यान में रखते हुए अभी वर्कर्स से रिलेटेड आर्टिकल 41 भी आएगा, 43 भी आएगा, और वहीं से हमारे वेरियस जो लेबर कोड्स हैं, लेबर लॉज बने हैं, वो इन्हीं चीज़ को ध्यान में रखते हुए बने हैं। पर्टिकुलर आवर्स आपके डिसाइड किए गए हैं या नेचर, काम का नेचर डिसाइड किया गया है। चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए आपको एक्शंस लेने हैं कि उनकी हेल्दी डेवलपमेंट हो उसके, कि आपको चिल्ड्रन को अगर आप किसी जगह काम करवा रहे हैं तो आपका काम का नेचर सॉफ्ट होना चाहिए। दूसरा, उसकी पढ़ाई पे कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसी आपको पॉलिसी बनानी है। और ये पॉइंट ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के तहत। मतलब ये टोटल 5 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे और ये पॉइंट ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976। और इसी अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला जाता है तो 42nd अमेंडमेंट को बोला जाता है। आपको ये पजल भी वो कर सकता है कि 44th में कौन सा अमेंडमेंट था, 42nd में कौन सा अमेंडमेंट था। मीनवाइल इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, आर्टिकल 39A। जब आप कहीं भी आर्टिकल्स में ABCD अगर देखेंगे तो मतलब वो अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। और आर्टिकल 39A क्या बोलता है कि फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए, और यहीं से लीगल सर्विसेज एक्ट निकल के भारत में आया, लीगल सर्विसेज एक्ट 1987, जिसके तहत नालसा की इस्टेब्लिशमेंट की गई और कोई भी क्राइटेरिया बनाया गया कि वीमेन, SC, ST, बैकवर्ड क्लासेस या कोई गरीब है पर्टिकुलर इनकम के बेस पे, अगर उसको लीगल एड की आवश्यकता है तो उसको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, वो नालसा से जाके हेल्प ले सकता है। दिस इज द लीगल सर्विसेज एक्ट, इंस्पिरेशन टेकन बाय आर्टिकल 39A। आर्टिकल 41 बोलता है राइट टू वर्क। जैसे कि मैंने बताया है
डीपीएसपी भी एक तरीके के राइट्स हैं जो आपको फ्यूचर में दिए जाएंगे, और ऐसा राइट दिया भी गया है। हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे आर्टिकल 45 को। आर्टिकल 41 बोलता है कि राइट टू वर्क होना चाहिए, और यहीं से इंस्पिरेशन लेके नरेगा एक्ट आपका बना, और आप देखते हैं आज उसका नाम चेंज करके मनरेगा किया गया, और मनरेगा के अंडर आपको 100 डेज की इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती है, या रोजगार से रिलेटेड कोई भी स्कीम अगर आपकी आती है तो आर्टिकल 41 उसकी इंस्पिरेशन है, वो उसको पावर देता है। टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, आपको सोशल सिक्योरिटी कोई भी बेनिफिट मिलता है, मीन्स बुढ़ापा पेंशन मिलती है या ओल्ड विधवा पेंशन मिलती है, किसी भी तरीके का सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलता है, वो आर्टिकल 41 से पावर लेता है, और जैसा कि मैंने बताया सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। मेनवाइल नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 बोलता है कि हमें ऐसे स्टेप लेने हैं जो मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड करे। मीन्स इससे रिलेटेड हमने एक्ट बनाया मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, कि जब कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है और वो वर्क कर रही है तो 26 वीक्स के पहले 12 वीक्स थी, 2017 में इसमें अमेंड किया गया, और 26 वीक्स की पेड लीव वो ले सकती है, उससे काम से नहीं निकाला जाएगा। और दीज आर द सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। मीनवाइल देयर आर also article 43 comes under the socialistic principle। वर्कर्स से रिलेटेड है कि वर्कर्स को अपॉर्चुनिटी देनी है एक डिसेंट वर्क की, डिसेंट लाइफस्टाइल की, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब ये है कि आपको जो आइडिया से हमने पर्टिकुलर एक्ट बनाया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, उसमें बताया गया है कि जब किसी इंडस्ट्री में वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे उनके रहने की हाइजीनिक फैसिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो गंदगी में आप उनसे काम करवा रहे हैं। यूरिनल्स बने होने चाहिए, विश्राम करने की अलग से जगह होनी चाहिए, अगर नाइट में काम करवा रहे प्रॉपर लाइटिंग उनके होनी चाहिए, अगर कुछ ऐसा काम हजार्डस वर्क है तो उसकी फेंसिंग उसकी होनी चाहिए। ये सब कहाँ से आती है इंस्पिरेशन? ये आती है आर्टिकल 43 से। आर्टिकल 43A बोलता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ अ वर्कर्स इन इंडस्ट्री मैनेजमेंट। यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है कि इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट में भी, ताकि वो अपनी बात कर रख सकें और मैनेजमेंट आर्बिट्रेरी नेचर की ना हो, आर्बिट्रेरी तरीके से काम ना करें। और ये आपका 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था ये पॉइंट, आर्टिकल 43A। आर्टिकल 47 बोलता है न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन, जो हमारे पास पर्टिकुलर FSSAI एजेंसीज हैं जो ये देखती हैं कि किसी खाने में कोई मिलावट तो नहीं है, पर्टिकुलर उनको कोई पावर देता है, तो पावर आती कहाँ से है? जो भी पॉलिसी आप बनाते हो, जो भी आप स्कीम बनाते हो, जो भी आप लॉ बनाते हो, उनकी पावर्स DPSP से आती है। और आर्टिकल 47 न्यूट्रिशन बेस्ड पे और लोगों की हेल्थ इंप्रूव करने की आपको डायरेक्टिव्स प्रोवाइड करवाता है। अगर हम बात करें गांधीयन प्रिंसिपल की, तो आर्टिकल 40, गांधी जी लोकल गवर्नमेंट्स में बहुत फोकस करते थे कि लोकल गवर्नमेंट्स के पास पावर होनी चाहिए, तो उन्होंने विलेज लेवल पे पंचायत को प्रमोट करने की बात की। और हमारे पॉलिसी मेकर्स ने 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 से लोकल गवर्नमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया और उनको वेरियस पावर्स दी विलेज लेवल पे या सिटी लेवल पे। लोकल गवर्नमेंट के बेस पे है और ये म्यूनिसिपैलिटीज के बेस पे है 74th अमेंडमेंट। आर्टिकल 43 बोलता है कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने की आवश्यकता है इन द रूरल एरियाज। यहाँ पे आपको मेंशन कर लेना है रूरल एरियाज, अगर अर्बन एरियाज पे आए तो वो गलत हो जाएगा। KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, ये पर्टिकुलर जो भी आपका बनता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपकी बनती है KVIC, वो पावर कहाँ से लेती है? आर्टिकल 43 से। आर्टिकल 43 बोलता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आपको प्रमोट करना है और ये आर्टिकल आपका जोड़ा गया था 97th अमेंडमेंट 2011 से। कोऑपरेटिव सोसाइटीज मीन्स अ काइंड ऑफ एसोसिएशन, और एसोसिएशन आपके मेंशन है फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 के A के C में, 19(1) के C में। 19(1) का C आपको बोलता है यू हैव राइट टू फॉर्म द एसोसिएशन। उस एसोसिएशन में कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी आ गई, यूनियन भी आ गई, और
डीपीएसपी बोलता है कि आपको ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करना है इन द रूरल एरियाज। अमूल इसका बेस्ट एग्जांपल है, और आप देखेंगे कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट हमारे यहाँ पे बनाए गए हैं 2002 का। वो इंस्पिरेशन कहाँ से लेता है? आर्टिकल 43 के बी से। ये मोस्ट इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है और इसको लेके ही डिबेट हुई और इसी के लिए फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 बोलता है कि स्टेट को ऐसे स्टेप लेते हैं कि वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इनके वेलफेयर को प्रमोट कर सके। ठीक है, यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आया आपका रिजर्वेशन का, यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आया आपका ईडब्ल्यूएस का, जो 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया लोगों को। आर्टिकल 47 बोलता है कि आपको प्रोहिबिट करना है उन ड्रग्स को जो अनहेल्दी हैं, इनटॉक्सिक हैं इन नेचर की, और इसी आर्टिकल ने पावर दी एनडीपीएस एक्ट को। एनडीपीएस एक्ट 1985, इसी एक्ट के अंडर शाहरुख खान के लड़के को कब्जा लिया गया था। ठीक है, तो ये एक्ट नारकोटिक ड्रग्स से रिलेटेड है एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस से रिलेटेड। आर्टिकल 48 बोलता है कि प्रोहिबिशन स्लॉटर ऑफ द काउस, मतलब गाय को जहाँ पे आपको स्लॉट किया जा रहा है ऐसी जगह को आपको प्रोहिबिट करना है। दिस आर द आर्टिकल्स बेस्ड ऑन द गांधीयन प्रिंसिपल। अगर हम बात करें लिबरल प्रिंसिपल पे, तो आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमारे पेपर 2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि इंडिया में पर्सनल मैटर्स में सारे रिलीजन्स के कॉमन लॉज होने चाहिए, उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड। पर्सनल मैटर्स कौन से? पर्सनल मैटर्स मीन्स मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन या प्रॉपर्टी ट्रांसफर, इसमें कुछ भी आ गया आपका। इंडिया में अभी ये लागू नहीं है। लिबरल नेचर के इनको क्यों बोला गया? ताकि हम वर्ल्ड से कंधा मिला के चल सके, हम हमारी सोच में बैकवर्ड ना रह जाएं, और ये हमारी सोसाइटी की नीड है। एट प्रेजेंट डीपीएसपी क्यों इन्फोर्सेबल नहीं है? जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि हमारे पास एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं थे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे। हमारी कंट्री में ये मोरल नेचर की हैं ये डीपीएसपीज। आर्टिकल 45 क्या है? ये प्रोवाइड करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन अंटिल 6 इयर्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड की गई है बात, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से। इससे पहले आर्टिकल 45 में मेंशन क्या था? आर्टिकल 45 में मेंशन था कि हमें प्राइमरी एजुकेशन, जो 6 से 14 साल की एजुकेशन है, उसको प्रमोट करना है। विद टाइम स्टेट के पास रिसोर्सेज आए, स्टेट ने इस आर्टिकल से इंस्पिरेशन ली और आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट बनाया। इन सब का मतलब क्या है? इन सब का मतलब है डीपीएसपी भी आपके फ्यूचर राइट्स है, और जब स्टेट के पास रिसोर्सेज होंगे, जब स्टेट उसको फंडामेंटल राइट्स में कन्वर्ट कर सकता है। और ये प्रूफ है आपका आर्टिकल 21A, और इससे रिलेटेड ही आपका एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, यहां से अब आर्टिकल 48 क्या है? लेकिन 86 में अब हमने क्या, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, तो क्यों ना हम 0 से 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनमें भी अर्ली चाइल्डहुड केयर को प्रमोट किया जाए। तो आंगनवाड़ी की स्कीम जो निकल के सामने आती है वो आर्टिकल 45 से निकल के आती है। आर्टिकल 48 बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, और इसी से इंस्पायर होके हमने पर्टिकुलर एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड मिनिस्ट्री बनाई हुई है, और जो लोन्स प्रोवाइड करवाती है या ऐसी स्कीम प्रोवाइड करवाती है जिससे प्रमोट किया जा सके एनिमल हस्बेंड्री को या एग्रीकल्चर को। ठीक है, आर्टिकल 48A सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये बोलता है कि हमें इन्वायरमेंट मीन्स हमारे फॉरेस्ट, लेक्स, इन सबको प्रोटेक्ट करना है और स्टेट को ऐसे स्टेप लेने हैं। इसी से मिलता जुलता आपको फंडामेंटल ड्यूटी भी मिलेगा कि हर इंडिविजुअल की ड्यूटी भी है। ड्यूटीज हमारी बाद में ऐड की गई थी, और उसी टाइम ये भी ऐड किया गया था 1976 में 42nd अमेंडमेंट में, जब हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी कि ये स्टेट की भी ड्यूटी है ऐसे डायरेक्टिव्स बनाना, ऐसी पॉलिसीज बनाना जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, और इंडिविजुअल की भी ड्यूटी है। और इसी से
हमारे वेरियस एक्ट्स निकल के आए, जिसको हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एयर पोल्यूशन एक्ट मीन्स उसको कंजर्व करने के लिए, वाटर पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन एक्ट 1981 का। 49 से लेके आर्टिकल 49 में मेंशन है कि हमारे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स को हमें प्रोटेक्ट करना है और स्टेट को ऐसी पॉलिसीज बनानी है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसलिए बना और इससे रिलेटेड पर्टिकुलर एक्ट बनाया गया कि अगर आप मोन्यूमेंट्स को नुकसान पहुंचाते हो तो आप पे जुर्माना लगाया जाएगा और आपको जेल भी हो सकती है। आर्टिकल 50, सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी का अलग काम है, एग्जीक्यूटिव का अलग काम है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन है, इन दोनों को एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करना, ये बात बोलता है आर्टिकल 50। आर्टिकल 51 बोलता है कि हमें ऐसे स्टेप्स लेने हैं कि इंटरनेशनल पीस प्रमोट हो सके, इंटरनेशनल लेवल पे सब सिक्योरिटी प्रमोट हो सके। तो जब भी हम इंटरनेशनल एग्रीमेंट करते हैं तो आर्टिकल 51 को ध्यान में रखते हैं कि हमारे इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे बन रहे हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, और इसके बेसिस पे ही हमने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया गया था। तो ये आपके वेरियस आर्टिकल्स हमने डिस्कस किया, आर्टिकल 36 टू 51। इसमें से कुछ आर्टिकल्स सोशलिस्टिक नेचर के हैं, कुछ आर्टिकल्स आपके गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं और कुछ आर्टिकल्स आपके लिबरल प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन से आर्टिकल्स बाद में अमेंड करके जोड़े गए थे। आपके क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या ये जस्टिसेबल नेचर के हैं या नहीं है। ऑफ कोर्स दिस आर नॉन जस्टिसेबल, नॉन इन्फोर्सेबल बाय द जुडिशरी। और एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में पावरफुल कौन सा है, कौन सा अगर दोनों में कंफ्लिक्ट होता है प्रिवेलेंट कौन सा होगा। वेरियस केसेस में अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकल के सामने आई, उन केसेस के जरिए से इस बात को हम देखेंगे। इनिशियली स्टार्टिंग में हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स हमारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं और डीपीएसपी हमारे सोशो इकोनॉमिक नेचर के राइट्स हैं। अब डिस्कस करते हैं चंपक दोराईराजन केस 1951। ये केस क्या था, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। इन मैडम को यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में एडमिशन लेना था और एडमिशन ये लेने गई 1951 में। इनको एडमिशन देने से मना कर दिया, ये कह के कि हमारे पास पे सीट नहीं है और सीट रिजर्व हो चुकी है। तो उस समय 1950s में हमारा नया नया कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था। तब इन्होंने बोला कि आर्टिकल 15 क्या बोलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 15 बोलता है कि इंडिया में कास्ट, रेस, रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, और आप मुझे मना कर रहे हैं कि सीट नहीं मिलेगी क्योंकि सीट्स रिजर्व हैं। वहीं आर्टिकल 46 अभी हमने पढ़ा, बोलता है कि स्टेट को ऐसे स्टेप लेने हैं कि वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को वेलफेयर को प्रमोट कर सके। और नेहरू जी की पॉलिसी थी रिजर्वेशन की कि अब हमें जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाना है ताकि उनके अपलिफ्टमेंट की जाए। लेकिन उन सब में सबसे बड़ा हर्डल आ रहा था आर्टिकल 15। तो ये मैम गई सुप्रीम कोर्ट में, और अगर आपसे पूछा जाए हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। कोई भी इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कोई मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट की जो भी वर्डिक्ट रहती है वो फाइनल रहती है। इस मामले में इंटरप्रिटेशन का काम भी सुप्रीम कोर्ट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में मेंशन है और डीपीएसपी पार्ट 4 में मेंशन है। फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल है, मीन्स अगर आप इनका हनन करते हैं, अगर आप इनका वॉयलेशन करते हैं तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, और डीपीएसपी का आप वॉयलेशन करते हैं आप कोर्ट में नहीं जा सकते। इस बात से यह प्रूव होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स फंडामेंटल राइट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते थे एज कंपेयर टू डीपीएसपी। तो हम इस बात पे ये वर्डिक्ट दे सकते हैं कि डीपीएसपी से पावरफुल है फंडामेंटल राइट्स, बट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। इस वर्डिक्ट के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहला अमेंडमेंट किया गया 1951 में, और फर्स्ट अमेंडमेंट में रिजर्वेशन पॉलिसी को ऐड किया गया आर्टिकल 15 के पार्ट 4 में। आर्टिकल 15 का 4th पार्ट ये बोलता है कि स्टेट चाहे तो स्पेशल प्रोविजन बना सकता है
बैकवर्ड क्लासेस के सोशली SC ST वुमेन और चिल्ड्रन के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करवा सकता है, स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, लेकिन सोशो और एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिकल अभी तक बात की नहीं गई थी, और इकोनॉमिकल बात के लिए आर्टिकल 46 में इकोनॉमी का भी मेंशन है कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को भी आपको अपलिफ्ट करना है। उसी के लिए प्रेजेंट गवर्नमेंट ने अमेंड किया 2019 में, और पार्ट 15 का 6 जोड़ा, जिसमें बोला गया कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए भी स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, जिसको हम रिजर्वेशन बोलते हैं। तो ये हुआ हमारा चंपकम दोराइजन केस 1951। अब ये लड़ाई यहीं नहीं रुकी, आगे चली गोलकनाथ केस में 1967 में। गोलकनाथ केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता डीपीएसपी को लागू करने के लिए। ये लड़ाई ऐसे चलती रही। मीनवाइल अब डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी स्टेट को पावर देता है, स्टेट के लिए प्रिंसिपल्स हैं। स्टेट चाहेगा मैं पावरफुल हूं, सिटीजन चाहते हैं वो ज्यादा पावरफुल हो। या गोलकनाथ केस ने स्टेट की पावर को कम कर दिया, ये बोल के कि फंडामेंटल राइट्स को आप नहीं ले सकते लोगों से डीपीएसपी को लागू करने के लिए। तो स्टेट ने क्या किया? 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, जिससे आर्टिकल 31C जोड़ा गया। आर्टिकल 31C बोलता है कि अगर आपको आर्टिकल 39B एंड C को लागू करना है तो आप फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं, और यह बात किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं की जा सकती। ये दो बात बोल दी 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। अब केशवानंद भारती केस सामने आया, मोस्ट फेमस केस है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बोला गया जुडिशरी द्वारा। केशवानंद भारती केस में 1973 में इस प्रोविजन को हटा दिया गया कि इस बात को आप जुडिशरी में या कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। हर चीज जुडिशियल रिव्यू के अंडर आती है। जुडिशियल रिव्यू में आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड कहीं भी मेंशन नहीं है। उसका मतलब ये है कि आप कोई भी एक्ट बनाते हो, कोई भी पॉलिसी बनाते हो, या कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी आर्टिकल है, जुडिशरी उस चीज को रिव्यू कर सकती है। अब कोई भी एक्शन आपका एग्जीक्यूटिव एक्शन है, कोई भी एक्शन है, जुडिशरी उसको रिव्यू कर सकती है। जुडिशरी से रिव्यू की पावर आप नहीं ले सकते, इसी बात को बोला जाता है जुडिशियली रिव्यू। इसके बाद स्टेट को फिर से पावर कम होती दिखी, स्टेट ने फिर से अमेंड किया, 42nd अमेंडमेंट किया, और डीपीएसपी को बोला कि ये फंडामेंटल राइट्स से सुपीरियर है। स्टेट ने फिर से खुद को पावर दे दी, फिर से केस जुडिशरी के पास गया मिनर्वा मिल्स केस में, और मिनर्वा मिल्स केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर टू डीपीएसपी एक्सेप्ट आर्टिकल 39B एंड C। आर्टिकल 39B एंड C के अलावा फंडामेंटल राइट्स सुपीरियर रहेंगे। तो एट प्रेजेंट अगर आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट्स सुपीरियर है या डीपीएसपी सुपीरियर है, तो फंडामेंटल राइट्स सुपीरियर है। क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है? यस, फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। ये भी आपको क्वेश्चन के फॉर्म में मिल सकता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। मोस्ट ऑफ द डिफरेंसेस वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास। इसमें नेचर के बारे में बोला गया है कि फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव कोनोटेशन के। व्हाट डज इट मीन? नेगेटिव कोनोटेशन मीन्स वो स्टेट की पावर को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और डीपीएसपी पॉजिटिव कोनोटेशन के हैं, मीन्स वो स्टेट को और पावर देते हैं चीजों को लागू करने के लिए। फर्स्ट डिफरेंस इज दिस। जस्टिसिएबल, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल इन नेचर। अगर इनका वायलेशन होता है या इनको कंस्ट्रेंट करने की कोशिश की जाती है तो आप जुडिशरी के पास जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है। अगर इनका वायलेशन होता है तो आप जुडिशरी के पास नहीं जा सकते। सुपीरियरिटी की बात करें तो हमने अभी डिस्कस किया फंडामेंटल राइट्स आर द सुपीरियर देन द डीपीएसपी। इसके अलावा मेन अगर बात करें फंडामेंटल राइट्स हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, वहीं डीपीएसपी हमारी सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। अब कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐसे भी हैं जो हमारे पार्ट 4
से बाहर मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो आर्टिकल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 335, आर्टिकल 335 ये बोलता है कि एससीज और एसटी को जब आप रिजर्वेशन दो एम्प्लॉयमेंट में, तो एफिशिएंसी कम नहीं होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए उनको आपको क्लेम्स प्रोवाइड करवाने हैं। फर्दर आर्टिकल 350A ऑफ कोर्स अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, 7th अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। ये ए से हमें पता चल रहा है कि प्राइमरी एजुकेशन पे हमें मदर टंग को प्रमोट करना है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें। ऐसा नहीं है कि रट्टू तोता आपको बनना है, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस होना चाहिए, और इसीलिए जो प्राइमरी एजुकेशन है आपकी मदर टंग में होना जरूरी है। होना जरूरी है मतलब ये कंपलसरी नहीं है। स्टेट को ये डायरेक्टिव्स हैं कि आपको ऐसे लॉ बनाने हैं और ऐसी पॉलिसीज बनानी है। आर्टिकल 351 डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, जो ये लोग बोलते हैं कि हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, मैं आपको बता दूं इट इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज, और हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए स्टेट को स्टेप्स लेने हैं। और ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 351। तो ये कुछ आर्टिकल्स थे जो हमारे पार्ट 4 से बाहर मेंशन है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा डीपीएसपी का टॉपिक हमारे लिए पेपर 1 में तो इंपॉर्टेंट है ही, हम अभी पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे। पेपर 2 में ये टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट है अभी डिस्कस करते हैं। पेपर 2 में आपको वेरियस एसेज लिखने आते हैं, आर्गुमेंट्स लिखने आता है और रिपोर्ट्स आती हैं। तो मेन एसे एंड आर्गुमेंट में आपके डीपीएसपी यूज होंगे। जब भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको कोई एसे लिखना आता है तो आप आर्टिकल 48A को मेंशन कर सकते हैं। कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड अगर एसे लिखना आता है तो आर्टिकल 45 को लेके आप मेंशन कर सकते हैं। कोई भी मिजरेबल ग्रुप को लेके आता है, एससी एसटी को लेके आता है, तो आर्टिकल 46 को मेंशन कर सकते हैं। इन एसेज में अगर आप इन फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को मेंशन करेंगे तो आपके एसे में 4 चांद लग जाएंगे। आपका कंक्लूजन आपने सुना होगा, बहुत सारे मेंटर्स आपको बोलते हैं, बहुत सारे टीचर्स आपको बोलते हैं फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए आपके कंक्लूजन की। वो क्या है, वो आपको कैसे पता चलेगी? वो डीपीएसपी में तो मेंशन है कि स्टेट को ये करना चाहिए, आपको पॉलिसी ऐसे बनानी है। तो आपका किसी एग्रीकल्चर से रिलेटेड आर्टिकल अगर कोई ऐसे आता है तो सेम 48, ड्रग से रिलेटेड आता है तो 47, जुडिशरी और सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड आता है, गवर्नर का कई बार एग्जीक्यूटिव बॉडी है, गवर्नर के रोल से रिलेटेड कुछ लिखना आता है तो आर्टिकल 50 में स्पेशल मेंशन है। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलग अलग हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस पे कुछ आता है तो आर्टिकल 51 को मेंशन कर सकते हैं। ये आर्टिकल्स आपको कंक्लूजन प्रोवाइड करवाते हैं और बॉडी का कुछ पार्ट आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा आर्ग्यूमेंट्स की बात करें तो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका मोस्ट डिबेटेबल टॉपिक है। वो आपसे पेपर 2 में पूछा जा सकता है, आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में भी, एसए के फॉर्म में भी। और यूसीसी की हम बात करें तो हमने पढ़ा आर्टिकल 44 में यूसीसी हमारा मेंशन है। अब यूसीसी की डेफिनेशन कि इंडिया में सारे रिलीजन्स के पर्सनल मैटर्स के लिए कॉमन कोड होना चाहिए, उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलेंगे। ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। क्या इंडिया में लागू होना चाहिए? यस और नो? बिल्कुल लागू होना चाहिए। क्यों लागू होना चाहिए? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। आर्टिकल 44 सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देता है, जेंडर जस्टिस को प्रमोट करता है, हमें कॉम्प्लेक्स टू सिंपल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है। क्यों नहीं लागू होना चाहिए? ये भी पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। कैसे? जो ये पर्सनल मैटर्स है, डाइवोर्स, मैरिज, सक्सेशन, ये सभी आते हैं कंकरेंट लिस्ट में, जो कि आपके 7th शेड्यूल में मेंशन है। और कंकरेंट लिस्ट में, और इनमें से कुछ सब्जेक्ट आपके स्टेट सब्जेक्ट भी है। तो जब सेंटर उस पर अगर कानून बनाती है तो फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है वो। दूसरा, आर्टिकल 25, 26, 27 फंडामेंटल राइट है और पर्सनल इंडिविजुअल को
रिलीजन बेस पे कुछ राइट्स प्रोवाइड करवाता है। अगर गवर्नमेंट बाहर से अपने रेगुलेशंस को इन्फोर्स करेगी, लागू करेगी उन चीज़ों पे, तो वो वायलेशन माना जाएगा आर्टिकल 25, 26, 27 का, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है अगर लोगों को समझ में ना आए कि यूसीसी उनके लिए फ़ायदेमंद कैसे है, क्योंकि लोग डिमांड नहीं कर रहे, बाहर से इन्फोर्स किया जा रहा है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं कि ऐसे मेंशन नहीं होना चाहिए, ये इश्यूज़ हैं कि इसलिए हमारा यूसीसी मेंशन होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कंक्लूजन हमारा इसी अप्रोच पे रहेगा कि यूसीसी भारत में लागू होना चाहिए, लेकिन पीसमिल अप्रोच में। सारे स्टेक होल्डर्स को बुला के इस पर डिस्कशन होना चाहिए, लोगों की आपस में बात होनी चाहिए, इसके फायदे हमें डिस्कस करने चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूसीसी। अब हम देखते हैं कुछ पीवाईक्यूज। यह आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया सीएपीएफ में कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट डीपीएसपी को लेके करेक्ट नहीं है। एक तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपसे करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। करेक्ट नहीं है, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। यस, अभी हमने 10 बार ये बात बोली होगी कि कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है। फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट, they can override all the fundamental rights. Okay, they can be related to the social and economical justice. Correct, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करता है, सोशो इकोनॉमिक नेचर का है हमारा डीपीएसपी। दे कैन बी रिलेटेड टू फ्री लीगल एड, आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड। और मैंने अभी आपको बताया था लीगल सर्विसेज एक्ट कहां से निकल के आया, आर्टिकल 39A से। तो आंसर हो गया आपका बी, दे कैन ओवरराइड ऑल फंडामेंटल राइट्स। अभी हमने वेरियस केसेस डिस्कस किए कि फंडामेंटल राइट्स सुपीरियर है ना कि डीपीएसपी, तो ये फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीपीएसपी से रिलेटेड कौन सी चीज करेक्ट नहीं है। दे शैल डीपीएसपी ऑफ द स्टेट बोथ इन द मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल इन द मेकिंग ऑफ लॉ। ये बोल रहा है कि स्टेट को पॉलिसी बनाते वक्त या लॉ बनाते वक्त डीपीएसपी को ध्यान में रखना है। ऑफकोर्स रखना है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। डीपीएसपी एम्बॉडी द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेट अंडर द रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, उसमें मेंशन है, पार्ट 4 में मेंशन है, डीपीएसपी हैव प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट्स इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अभी तो डिस्कस किया दोस्त, फंडामेंटल राइट्स सुपरसेड डीपीएसपी, ना कि उल्टा। और नॉट इन्फोर्सेबल, यस, ये इन्फोर्सेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट पार्ट ऑफ डीपीएसपी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा डीपीएसपी में मेंशन है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, यस, आर्टिकल 44। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, यस, आर्टिकल 50। ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल न्यूट्रिशन, यस, आर्टिकल 47। एंड प्रमोशन साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिटी, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ना कि डीपीएसपी। फंडामेंटल ड्यूटीज भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है डीपीएसपी। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज द डीपीएसपी विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रोवाइडेड फॉर द अंडर डीपीएसपी, इनमें से कौन सा नहीं है। राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन हमने देखा, आर्टिकल 41 इज आवर दिस डीपीएसपी। यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, आर्टिकल 50। एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नहीं दोस्त, आर्टिकल 43A था कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट में, ना कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हमारा डीपीएसपी नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डीपीएसपी। आपको कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलो इसको यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज।